नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, बिना समय गवाए हम लोग चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और साथियों चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस के इस बार के रिजल्ट में साथियों आप अपना झंडा गाड़े, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों इस चैनल के माध्यम से आपकी एसएससी एमटीएस की बेहतरीन तैयारी हमारे द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट की करवाई जाती है। साथियों यहाँ पे आपके लिए डेली वीडियोज़ डाली जाती है, वीडियोज़ अपलोड की जाती है साथियों बेहतरीन प्रश्नों के साथ। उसके अलावा जितने भी क्लास के नोट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़े रहना है। उसके अलावा साथियों प्रत्येक दिन कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हमारे द्वारा 5 ऐसे प्रश्नों को अपलोड किए जाते हैं साथियों, 5 ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथियों कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साथियों 5 चुनिंदे प्रश्नों को आपके लिए प्रत्येक दिन डाली जाती है। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो भी प्रश्न हमारे द्वारा दिए जाते हैं उनका सोल्यूशन आप कर पाए, उन्हें आप अच्छे से याद कर पाए। उसके अलावा साथियों इस सारा कुछ क्लास नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलेंगे हम लोग बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 में साथियों आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम। साथियों ये भी आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मौसिनराम है। और साथियों यह किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि मेघालय राज्य में स्थित है। कौन सा स्थान साथियों, मौसिनराम, जो भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। साथियों यहाँ पे एक बात आपको और बता दे कि ये मौसिनराम साथियों न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साथियों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो साथियों मौसिनराम आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरे पे। दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो साथियों यदि बात करें भारत में कोयला की, तो यह गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला साथियों भारत में सबसे अधिक रूप में पाया जाता है। उसके अलावा साथियों यदि बात करें कोयले के प्रकारों की, तो कोयला 4 प्रकार से मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कार्बन के डेटिंग के आधार पर साथियों कोयलों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि साथियों सबसे उत्तम किस्म के यदि कोयले की बात करें तो एंथ्रासाइट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ये एंथ्रासाइट कोयले का जो प्रकार है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसके अलावा साथियों बिटुमिनस आपके दूसरे नंबर का होता है, फिर लिग्नाइट और पीट आते हैं। साथियों आपको एंथ्रासाइट याद करके रखना है, यह कोयले का सबसे उत्तम किस्म का प्रकार है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। साथियों सबसे पहले आपको बता दें, सभी हरे पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं साथियों, जिसमें मुख्यतः 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक की जल होता है साथियों, सूर्य की रोशनी होती है दूसरे नंबर पे, उसके अलावा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। साथियों क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। हमें पेड़ पौधे से साथियों ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसका स्रोत क्या है साथियों, जल है। जल से ही ऑक्सीजन साथियों निकलती है प्रोडक्ट के रूप में। तो साथियों आप याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है, आपको ये बात याद होनी चाहिए। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को साथियों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर, भारत के महान साथियों नेता कह सकते हैं आप, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। इनके जन्म की यदि बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को साथियों पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और साथियों प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के साथ साथ अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 5 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले तो साथियों प्रश्न संख्या 5 को देखिए, उससे पहले आपको बता दें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों जो भी हमारे द्वारा आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं आपकी सफलता के लिए साथियों वह कारगर सिद्ध हो और साथियों हमारी मेहनत भी व्यर्थ ना जाए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है साथियों, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो साथियों धान के बीज के भाग को हम लोग खाते हैं और यही साथियों लगाने के या साथियों
उगाने के काम में भी आते हैं, बीज ही हम लोग लगाते हैं साथियों और इसके फल के रूप में हमें बीज ही मिलते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। यदि बात करें गरीबी हटाओ नारा की, तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री साथियों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इन्होंने साथियों 1971 के दौरान साथियों गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो काफी चर्चा में रही और साथियों ये काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। ठीक है, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो साथियों आपको बता दें मूंगफली के उत्पादन में हमारा प्यारा देश भारत सबसे आगे है साथियों यहाँ पे आपका भारत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों जैसे कि प्रश्न संख्या 6 में आप देख चुके हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें, प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो साथियों जूलिया गिलाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जूलिया गिलाई आपको याद रखना है क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है सबसे सरल एरोमेटेड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। साथियों आपको पूछा गया है सबसे सरल एरोमेटेड कार्बोहाइड्रेट की, तो साथियों बेंजीन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको साथियों यह प्रश्न भी याद कर लेना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई थी। तो साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक बिहार की राजधानी पटना में संपन्न हुई थी और पटना को ही साथियों पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो साथियों उदयन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने सोन गंगा एवं पुनपुन नदी के संगम पर पटना शहर की स्थापना की थी या पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको बता दें यदि आपने साथियों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और साथियों ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाने के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा साथियों आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि साथियों उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके और साथियों आपके माध्यम से वे भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो साथियों नियंत्रित विखंडन होता है। कैसी प्रक्रिया होती है साथियों? विखंडन प्रक्रिया के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में साथियों विस्फोट होती है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 12 देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो साथियों आपको पूछा जा रहा है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों लेह, अर्थात लद्दाख के लेह में यह स्थित है। साथियों लद्दाख की राजधानी लेह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान स्थित है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुंग काल। शुंग काल में साथियों मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। साथियों राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं इस प्रश्न के माध्यम से। सबसे पहले साथियों आपको बता दें लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए या फिर साथियों सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र सीमा का होना अत्यंत आवश्यक है साथियों। वही राज्यसभा के लिए साथियों 30 वर्ष का होना जरूरी है। राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए या फिर साथियों सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा यदि बात करें राष्ट्रपति की
तो साथियों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष का उम्र सीमा में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री साथियों लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष सीमा रखी गई है। वही साथियों किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो उसके लिए भी 25 वर्ष सीमा हो जाएगी। यदि साथियों राष्ट्रपति की चर्चा की जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। वही साथियों राज्यपाल बनने के लिए भी आपको 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। इसके अलावा साथियों आपको कई बार पूछा गया है विधान परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो साथियों विधान परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए या फिर सदस्य बनने के लिए भी आपको उम्र सीमा 30 वर्ष का होना जरूरी है। तो आशा करते हैं साथियों उम्र सीमा से संबंधित सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। यदि साथियों आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है तो साथियों उम्र सीमा से संबंधित 1 मिनट का वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की गई है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से साथियों, जिसमें ट्रिक के माध्यम से सभी उम्र सीमा और साथियों सभी मंत्रियों के पद में उम्र सीमा की चर्चा की गई है। तो साथियों आशा करेंगे कि यदि कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो आप उस वीडियो को देख के ट्रिक के माध्यम से सभी उम्र सीमा याद अच्छे से कर लेंगे। साथियों हमारे चैनल पे जाइएगा तो शॉर्ट वीडियो में वो बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 15, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को साथियों राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है साथियों। तो इस प्रकार साथियों मैथिली शरण गुप्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है साथियों। प्रश्न संख्या 16 को देखें उससे पहले आपको बता दें आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए साथियों, जो भी आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं और साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं। उसके अलावा साथियों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से बेहतरीन तरीके से हो सके और साथियों आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। उसके अलावा सभी क्लास नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। यदि बात करें साथियों खालसा पंथ की तो इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था साथियों? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? पटना में हुआ था। यह भी साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया। तो साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और यह कॉलेज कहाँ पे साथियों? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे साथियों? कोलकाता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने सार्वजनिक विभाग की सबसे पहली बार भारत में स्थापना की थी। ठीक है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जानते हैं, क्योंकि साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान ही भारत में सबसे पहले 1853 ईस्वी में साथियों 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि कहां से कहां के मध्य चला था। तो साथियों मुंबई से थाने के मध्य चला था। कुल 34 किलोमीटर साथियों की दूरी चली थी। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां से कहां तक साथियों? तो मुंबई से थाने के मध्य कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। सभी प्रश्न आपको डिस्कशन के साथ बता दी गई है। आशा करेंगे कि कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहेगा साथियों। यदि कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट में आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो साथियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं कि जहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपके प्रश्न आप उसे साथियों छोड़ के नहीं आएंगे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। साथियों हमारे वायुमंडल की 5 सतह होती है साथियों, जिसमें सबसे निचली सतह को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और सारी वायुमंडलीय घटनाएं साथियों जैसे आंधी तूफान वर्षण जो भी होता है साथियों ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्षोभ मंडल हो जाएगा, आपको याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 साथियों आज का अंतिम नंबर प्रश्न है आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपसे पूछ लिया गया है। तो साथियों प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी।
तो इस प्रकार प्रतिभा सिंह पाटिल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। साथियों प्रश्न संख्या 6 में आपको बताया गया था कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो वहां पे साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी जी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया था। उसी प्रकार भारत की प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, महिला राष्ट्रपति, तो साथियों प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लिया जाता है, तो उस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके रखेंगे साथियों। सरोजनी नायडू उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही प्रश्न साथियों आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न साथियों आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है साथियों। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। भारत में कितने राज्य है, वर्तमान समय में साथियों भारत में कितने राज्य है और साथियों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इसे भी जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथियों कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए साथियों, ताकि आपके लिए हम लगातार इसी प्रकार से तैयारी करवाते रहें। और साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि लगातार आपके लिए हम इसी प्रकार से अपना प्रयास करते रहें। उसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।